हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो आई एम सॉरी कि मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम पड़ गया था। स्कूल का शेड्यूल भी बड़ा हेक्टिक था, तो इसलिए मुझे जो आज वीडियो है जो वो सुबह अपने स्कूल में शूट करनी पड़ रही है। ये वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी मेरी क्लास फ्री थी तो मैंने अपना जो है टाइम है यहाँ यूटिलाइज़ कर दिया है पढ़ाने के लिए आप लोगों को। तो बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो होगा मूवमेंट्स इन साइनोवियल जॉइंट का। मैं लिख देता हूँ इसको। मूवमेंट्स इन साइनोवियल जॉइंट्स। बेसिकली कल हम पहले ही ऑलरेडी जॉइंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। जॉइंट्स के टाइप के बारे में बात किया था हमने हमने क्लासिफाई किया था जॉइंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, on the basis of their function, on the basis of their regional section, and the last one is number of articulating bones. अगर आप लोगों ने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार ही ध्यान से इसको रीड आउट करना, आराम से पढ़ना, उसको देखना क्या क्या चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके बारे में बताए थे। तो आज का जो टॉपिक है हम बिना किसी देरी से शुरू करेंगे, दैट इज मूवमेंट्स इन साइनोवियल जॉइंट। तो मूवमेंट्स मतलब हमारी बॉडी में, जिस तरह आपको पता है कि साइनोवियल जॉइंट्स जिन्हें हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं या फिर डाई आर्थरोसिस नाम जॉइंट्स के नाम से इनको जाना जाता है, जिनमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट, सैडल जॉइंट और हमारे पिवट जॉइंट। तो ये टोटल जैसे 6 जॉइंट्स हैं हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में, और इन जॉइंट्स में किस किस प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि कोई जो बच्चा तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम के लिए उसको ईजिली हेल्प हो जाए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से बात कर रहे हैं और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं हम लोग, तो जिसमें एडवांस तैयारी भी हो रही है और बेसिक तैयारी भी हो रही है। तो मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारी पहली मूवमेंट है साइनोवियल जॉइंट में, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं हम? फ्लेक्शन। दिस इज आवर फर्स्ट। फ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को बेंड करना, मतलब रिड्यूस करना किसी भी एंगल को, उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि फ्लेक्शन क्या है। फ्लेक्शन इज द बेंडिंग और रिड्यूसिंग एंगल। मैंने ये पहले ही पीपीटी बना के रख दी है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप आराम से अपना जो है नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको बहुत इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एल्बो की बेंडिंग करते हैं, हमारा नी बेंड होता है। ठीक है, हमने एंगल को रिड्यूस कर दिया, दिस इज द रिड्यूसिंग द एंगल, है ना। दिस इज नोन एज फ्लेक्शन। आप देख सकते हैं फ्लेक्शन, जब हम बाइसेप्स दिखाते हैं अपने ऐसे फ्लेक्स करते हैं तो यहाँ से बाइसेप्स दिखते हैं, तो दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। तो आप यहाँ क्लियर डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ये रिड्यूस हो रहा है। ये जो एंगल है, ये एंगल कहाँ जाता है? यहाँ से ये एंगल इस तरह से बनता है, एंगल का रिड्यूस, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ 90 डिग्री है, अब उसके बाद ये कम हो जाएगा 60-30 डिग्री, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है एंगल को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना, या उसको स्ट्रेट करना, या फिर उसको इंक्रीज करना, लेकिन नॉर्मल पोजीशन में कहां से लाना? फ्लेक्शन से। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है? सेकंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? इट इज अ स्ट्रेटनिंग एंड द इंक्रीजिंग एंगल ऑफ ए जॉइंट, स्ट्रेटनिंग ऑफ ए फ्लेक्स्ड पोजीशन। फ्लेक्स्ड पोजीशन मतलब फ्लेक्सिंग वाली पोजीशन से, फ्लेक्शन वाली पोजीशन से आप वापस नॉर्मल पे आ रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन। फिर उसके बाद होता है एक कंडीशन आती है हाइपर फ्लेक्शन की। हाइपर का मतलब क्या होता है? जब कभी कभार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई जब गुस्सा होता है तो बोलते हैं बहुत हाइपर हो रहा है यार, ये बहुत ज्यादा हाइपर हो गया। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन भी हो सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, किसी के जॉइंट्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं
तो उनसे क्या होता है कि आपके जो फ्लेक्शन है वो बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज चली जाती है, दैट इज नोन एज हाइपर फ्लेक्शन, है ना, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज। जब भी कभी बियॉन्ड नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन कभी भी होगा, दैट इज नोन एज हाइपर फ्लेक्शन। अगर रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ जॉइंट्स उसे हम फ्लेक्शन बोलेंगे, और बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज उसे हम हाइपर फ्लेक्शन के नाम से बोलेंगे। हिंज जॉइंट मतलब आपको पता है हिंज जॉइंट कौन से होते हैं, नी जॉइंट, है ना। हिंज जॉइंट कौन से होते हैं, नी और एल्बो जॉइंट। वो चिटकनी का मैंने आपको बताया था, हिंज ट्रिक बताया था कि चिटकनी होती है डोर का, ओपन एट वन डायरेक्शन एंड क्लोजेज एट वन डायरेक्शन। सिमिलरली ऑन अ सेम नोट, ये हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन। हाइपर का मतलब हो गया एक्सेसिव, मतलब बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज, और जो यहाँ मैंने लिखा भी है एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव एक्सटेंशन हो जाती है। एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव एक्सटेंशन होती है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज, जिसे हम हाइपर एक्सटेंशन का नाम देते हैं। अब आप ये देखिए, ये वाला रेंज जो यहाँ पे फ्लेक्शन हो रही है, यहाँ डायग्राम पे देखिए, पिक्चर में देखिए, ये अगर ये फ्लेक्शन हो रही है नॉर्मली, तो और अगर ये पूरा ही एंगल इसका रिड्यूस हो जाता है, पीछे तक चला जाता है, तो दैट इज नोन एज हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन। और वहीं पे इसको एक्सटेंड करते हैं, ये यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन पे आएगा, उसको एक्सटेंशन बोल देंगे। और इससे भी पीछे वाली रेंज में चला जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है, दैट इज नोन एज हाइपर एक्सटेंशन। फिर हम इसमें दूसरी मूवमेंट लेते हैं, बेसिकली ये हाइपर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के साथ ही जुड़ जाते हैं। ये क्या, इस पेन के पॉइंट को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनमें। तो थर्ड नंबर इज एबडक्शन एंड एडक्शन। देखिए बच्चों, अगर आप लोग इसको याद करना चाहते हो ट्रिक के थ्रू कि एबडक्शन क्या है और एडक्शन क्या है, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ और एक ट्रिक बताता हूँ। ABD, ये BD आपको दिख रहा है, DB, एडक्शन हो गया यार, स्पेलिंग गलत हो गया यार, ये तो एबडक्शन, ABDUCTION। ये जो एबडक्शन में ABD है ना, ABD विलियर्स है ना, 360 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पे BD का मतलब याद रखना, ये BD, और फूकने वाली BD नहीं, ये BD। ओके, अल्फाबेट में ये आपने BD का याद रखना है। BD का मतलब से आपने याद रखना है बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। तो एबडक्शन क्या होती है, एबडक्शन का मतलब होता है कि जब हम अपनी मिड लाइन, यानी कि हमारी बॉडी की ये मिड लाइन है, यहाँ पे आप देखो, ये मान लो कि ये मिड लाइन आ रही है, एक ये मिड लाइन है, और यहाँ से आप उसको दूर लेके जाते हो बॉडी को, है ना, दूर किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को दूर लेके जा रहे हो, दैट इज नोन एज एबडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एबडक्शन पे कभी कभार क्या करते हैं हम, जब वो डंबल मारते, डंबल ऐसे चेस्ट के लिए ऐसे खींचते हैं ना ये बॉडी को, दैट इज नोन एज एबडक्शन। ये एबडक्शन वाली मूवमेंट होती है। ओके, एबडक्शन आपने याद रखना है ट्रिक में, एबडक्शन में BD को याद रखना है। BD का मतलब बहुत दूर, तो एबडक्शन का मतलब क्या होता है, दूर लेके जाना, ठीक है, मिड लाइन, फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। और वापिस भी तो लाना है, जो है मूवमेंट बाद जाएगी वो मूवमेंट वापिस भी तो आएगी, और उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एडक्शन। फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट इज एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है ब्रिंग्स बैक, मतलब अपोजिट टू दी एबडक्शन, ठीक है, वापिस मिड लाइन पर लाना उस पार्ट को, ठीक है, दैट ब्रिंग्स द लिम्ब टूवर्ड्स द बॉडी। अब आप इसमें लेग की भी एबडक्शन कर सकते हो, जो लेटरली बाहर की साइड जाती है, अपने हैंड्स की भी कर सकते हो आप, ठीक है, रेजिंग द आर्म्स, वही मैंने बताया, रेजिंग द आर्म, आप ऐसे आर्म को खींचते हैं, यहाँ डंबल्स मारते हैं, यूँ करते हैं, वैसे खींचते हैं डंबल्स को, जब आप यहाँ डेल्टॉइड की एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो वहाँ पे एबडक्शन और एडक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। और जब हम बाइसेप्स के कर्ल्स मारते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन, वापिस रिटर्न करते हैं एक्सटेंशन। जब हम ट्राइसेप्स मारते हैं तो एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, बाइसेप्स फ्लेक्शन। एबडक्शन का मतलब साइड में लेटरल रेज, जिसे हम कहते हैं लेटरल रेज, बाइसेप्स के लेटरल रेज। देन द फिफ्थ पॉइंट इज सर्कमडक्शन। देखिए सर्कमडक्शन जो है होती ये भी रोटेशन पे ही है, बट नॉट द कंप्लीट रोटेशन। सर्कुलर एंड में इसमें क्या होता है कि एक जो एंड है, ये सर्कमडक्शन हमारे अंगूठे में होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक एंड जो है बोन का, वो क्या बॉडी का, वो रोटेट करता है, ठीक है, सर्कुलर सर्कल बनाता है,
ठीक है। जबकि जो दूसरा एंड है यानी कि दूसरी जो पार्ट है वो स्टेशनरी, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में आपको पता है कि हमारे जो शोल्डर जॉइंट है यानी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या फिर हिप का जॉइंट हो गया एसिटोब्यूलोफेमोरल जॉइंट, ये क्या करते हैं, राउंड एंडेड होती है, जहां एक बोन दूसरी बोन के साथ रोटेट करती है ना, रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है, जिससे क्या होती है, फुल रोटेशन बनती है। फुल हमारे यहाँ से हाथ घूम रहे हैं, राइट, तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। और सर्कमडक्शन मतलब देखिए, इसलिए हम इसको कॉन्डिलाइड जॉइंट कहते हैं ना, बायएक्सियल कॉन्डिलाइड जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट। कॉन्डिलाइड जॉइंट, टू कॉन्डिलाइड जॉइंट मेक्स टू फॉर्म, मैंने कल भी बताया था, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटलैंटो-ऑसिपिटल जॉइंट। टू कॉन्डिलाइड जॉइंट forms together एटलैंटो, ये मैं आपको उसमें लिख देता हूं, टू कॉन्डिलाइड जॉइंट फॉर्म्स टूगेदर एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट जो हेड को इस तरह से करता है, या फिर कभी कभार आप यहां से रोटेट करते हो, ये चीज है ना, मतलब आपकी एक जो नीचे वाला पोर्शन है वो रिलेटिवली स्टेशनरी है और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका रोटेट एक सर्कुलर मैनर बना रहा है, ठीक है। तो और सैडल जॉइंट का मतलब बताइए, मैंने आपको कहा था सैडल जॉइंट कौन से होते हैं, सैडल का मतलब होता है बेचना, सेलर जॉइंट यानी कि अंगूठा, ठप्पा लगाओ, जमीन प्रॉपर्टी बेच दो सबके लिए, बेचना नहीं भाई। ओके, तो देन रोटेशन, 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं रोटेशन के बारे में। रोटेशन मैंने आपको बता दिया, जो कंप्लीट रोटेशन बनाती है, कंप्लीट सर्कल बनाती है, राइट। अब इसमें कौन सा है हमारा पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट कौन सा होता है, नेक वाला जॉइंट है ना, पीवट जॉइंट, जिससे हम ऐसे कहते हैं लेफ्ट एंड राइट नो। मैंने कल कहा था पीवट जॉइंट की वजह से ही आप किसी को नो कह पाते हो, बोलते हो नो ये काम हम नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ऐसे नो करते हो। लेकिन मेरी ऐसा मत करना यार, नया हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को भी शौक है पढ़ाने का, आपके माध्यम से पढ़ा पा रहा हूँ मैं। अगर आपको समझ आ रही है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, कुछ दिमाग में पढ़ रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ईजी लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाए। ओके, तो एक तो यार ये पेन का बड़ा दिक्कत है यार, इसकी ना वो डॉट नहीं दिखता है कलर में, छोटा, इसको बड़ा पता नहीं कैसे करते हैं। तो रोटेशन क्या हो गया, दिस इज अ ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक, प्रोड्यूस्ड बाय द समेशन ऑफ अ स्मॉल रोटेशनल मूवमेंट अवेलेबल बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे। तो पीवट जॉइंट आ गया, पीवट जॉइंट है ना, पीवट जॉइंट में आपको पता ही है पीवट जॉइंट कैसा होता है। पीवट का मतलब क्या है कि जो हमारी जो नेक की रोटेशन हो रही है, ठीक है, नेक कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे हो रही है मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस जॉइंट है ना, ह्यूमरस और फीमर दोनों की, बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस को हम बोलते हैं, ह्यूमरस का दूसरा नाम क्या है, ग्लिनो ह्यूमरल, और हिप का है एसिटाब्यूलो फेमोरल, और बॉल एंड सॉकेट का दूसरा नाम क्या है, स्फेरॉइड जॉइंट, स्फेरॉइड जॉइंट। ओके, क्लियर हो गई ये वाली बात। द मूवमेंट्स दैट ब्रिंग्स द एंटीरियर सरफेस टूवर्ड्स द मिड लाइन। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी मीडियल और लेटरल के रिलेटेड, मीडियल और लेटरल के रिलेटेड मैंने एक बात बताई थी। मीडियल का मतलब होता है इनसाइड और लेटरल का मतलब होता है आउटसाइड। तो लेटरल मतलब कि हम एक्सटीरियर साइड में, बाहर की साइड, जब भी हम कोई पार्ट या फिर कोई बॉडी का पार्ट लेके जाएंगे या जॉइंट को लेके जाएंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज लेटरल। और जब हम अंदर की साइड लेके आते हैं, इंटरनल साइड लेके आते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मीडियल। तो जब इंटरनल रोटेशन होगी दैट इज नोन एज मीडियल रोटेशन, और जब एक्सटर्नल रोटेशन होगी तो हम उसे कहेंगे लेटरल रोटेशन। यहां क्लियर हो गया आपको सारी बातें। देन आती है हमारी सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। 6, आप इसको चाहो तो 7 पूरा लिख सकते हो, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, नहीं तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो।
7 एंड 8। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, देखिए सुपिनेशन और प्रोनेशन क्या है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया। बेसिकली अगर इसको और थोड़ा हमें इजी वे में देखना है तो आप एक पाम लो, अपना हाथ की हथेली ले लो और इसको कंसीडर कर लो पीठ, ठीक है, और ये अपर बॉडी, ये ऊपर की बॉडी आ गई, पेट वाला हिस्सा, ठीक है, ये पाम हो गया, यानी कि पाम इज फेसिंग अपवर्ड, और जो ये पीछे वाले हाथ की जो पीछे वाला पोर्शन को आपने क्या कंसीडर करना है, इसको पीठ कंसीडर करनी है। तो सुपाइन का मतलब क्या होता है, सुपाइन का मतलब क्या है, पीठ। तो सुपिनेशन मतलब जब हम पीठ के बल लेटते हैं, सुपाइन है ना, सुपाइन हमारी ये पीठ रीढ़ की हड्डी, जब ऐसे सुपाइन पीठ की रीढ़ की हड्डी की मतलब पीठ वाले हिस्से से हम लेटेंगे, जब हमारा पाम जो है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेस करता है, तो हम इसे सुपिनेशन कहते हैं। और ये वो कंडीशन होती है जब हमारी जो बोन है, जब हम बोन का सेक्शन करेंगे, मैं आपको बता दूंगा रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अ से अल्ना याद रखना और अ से अंगूठा, अ से अंगूठा और अ से अल्ना। तो जो अंगूठे तक जो बोन आती है, ये अंगूठे तक जो बोन आ रही है, ये वाली बोन जो आती है, इसको हम कहते हैं अल्ना। और जो ये लिटिल फिंगर, हमारी लास्ट फिंगर, जो फिफ्थ फिंगर, फोर्थ फिंगर है, ठीक है, कहीं फोर्थ फिंगर बोलते हैं, कहीं फिफ्थ फिंगर बोलते हैं, बेसिकली फिंगर्स तो 4 ही होती हैं और एक थंब होता है तो सारी फैलेंजेस ही हैं। तो जो नीचे वाली जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के साथ जो बोन आ रही है, इसको हम कहते हैं रेडियस। तो जब रेडियस और अल्ना दोनों पैरेलल होती हैं इस तरह से, ये जो रेडियस की बोन और अल्ना की बोन, दोनों की बोन, ये हमारी मान लो दिस इज आवर ह्यूमरस, ये ह्यूमरस, ये रेडियस और ये अल्ना, जब दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सुपाइनेशन। सुपिनेशन मतलब ट्रिक याद रखना, सुपाइन मतलब पीठ, तो ये अपर बॉडी में आपने याद रखना है, उसको पीठ कंसीडर करना है। तो ये पीठ जब आप नीचे रखोगे, ये पाम की पोजीशन है, ये बेसिकली पाम की मूवमेंट है, ये वाली इस तरह से मूवमेंट होती है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली मूवमेंट है। जब यहाँ ये वाला जो आपका हथेली है, ये हाथ जो है, जब यहाँ पे मूव करेगा, मतलब ये वाली फेस कहाँ है, ऊपर की साइड है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सुपिनेशन। ओके, और इसके अपोजिट क्या है, जब ये वाली पोजीशन यहाँ होती है और ये वाला हथेली ऊपर होता है, इसको हम प्रोनेशन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली सुपिनेशन एंड प्रोनेशन बोथ आर द मूवमेंट ऑफ अ पाम। ओके, देन आता है डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैनेटर फ्लेक्शन, 9th एंड 10th। डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैनेटर फ्लेक्शंस आर द मूवमेंट ऑफ एंकल्स। इसकी मूवमेंट है, दे आर द मूवमेंट ऑफ एंकल। एंकल की मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट है पाम की। अब होता क्या है डॉर्सीफ्लेक्शन में, ये मान लो ये आपका फुट है, मतलब फुट आपको दिखा नहीं सकता है ना, तो ये फुट मान लो कि दिस इज अवर फुट, वहां पे क्लियर एग्जांपल दे रखी है, ये आपका जो फुट है, जब आप फ्रंट फुट को लिफ्ट करते हो, जब आप फ्रंट फुट को लिफ्ट कर रहे हो टूवर्ड्स द एंटीरियर लेग, ठीक है, मतलब आप, ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, दिस इज अवर नॉर्मल पोजीशन। अब नॉर्मल पोजीशन में क्या है, जब हम, हमारा जायड साइकिल है, हमारा जब वॉकिंग हम करते हैं, वॉक करते समय जब हमारा पाँव ऐसे आगे जाता है, ठीक है, हमारा जो फुट है, ये ऊपर वाला फुट जो ऊपर की साइड हो रहा है, और जिसमें जो हील्स हैं वो ग्राउंड के साथ टच है, जो हील्स कहाँ है, ग्राउंड के साथ टच है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डॉर्सी, ठीक है, दैट इज कंडीशन एज डॉर्सीफ्लेक्शन। उसे क्या बोलेंगे, डॉर्सीफ्लेक्शन। और जब हम हील को ऊपर करते हैं, मतलब आपने देखा होगा जब रिदमिक डांस होता है, ये जिम्नास्टिक्स में, जब जिम्नास्टिक्स में या फिर पोल वॉल्ट का आपने देखा होगा किस तरह से वो जो फीमेल्स होती हैं वो कितने प्यारे तरीके के साथ अपने आप को एग्जिबिट करती हैं, है ना, तो वो जब वो कंडीशन है कि आपके दोनों के दोनों जो पाँव की जो फैलेंजेस हैं वो नीचे ग्राउंड के साथ टच है और हील और उन्हीं के ऊपर पूरा वेट है बॉडी के ऊपर, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लैनेटर फ्लेक्शन। उसे क्या बोलते हैं हम, प्लैनेटर फ्लेक्शन, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन आपको दिख रही है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्लैनेटर फ्लेक्शन, क्योंकि लिफ्टिंग द हील ऑफ द फुट, दिस इज नोन एज प्लैनेटर फ्लेक्शन। और ये वाली कंडीशन जब क्या है, आपका पांव ऊपर है और हील ग्राउंड पे है, तो इसको हम बोलेंगे डॉर्सीफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सीफ्लेक्शन, याद रहेगा। The next one is inversion and exversion, 11 and 12। इन्वर्जन और एक्सवर्जन ये भी फुट की मूवमेंट है, एंकल की मूवमेंट है, ठीक है, ये भी एंकल की मूवमेंट होती है। अब इसमें क्या होता है,
यार ये बैटरी खत्म हो गई है उसकी। ओके, हाँ, तो हम थे इन्वर्जन एंड एक्सवर्जन पे। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब इंटरनल यानी कि मीडियल, और एक्स मतलब एक्सटर्नल यानी कि लेटरल। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, इन टूवर्ड्स द मिड लाइन। इन का मतलब टूवर्ड्स द मिड लाइन। आप देखिए, ये जब पाँव यहां से, ये वाला पाँव जो है, ये पाँव जो है ये क्या है, ये खड़ा हो गया, ये जो पाँव है ये इस तरह से हो गया, ठीक है। यहां से हमने अंदर वाले फुट, मतलब दोनों, ये दोनों हमारी टांगे हैं, तो जब हम एक फुट को यूं ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा थंब है, अंगूठा है जो पाँव का, वो खड़ा हो गया, ठीक है, वो ऊपर की साइड पे आ गया। और जो हमारी लिटिल फिंगर है पाँव की, वो जमीन के साथ टच है, बाकी जो दूसरा पाँव है वो वैसा ही है। तो यानी कि ये जब ये कंडीशन दिख रहा है आपको, ऐसे कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज इन्वर्जन। इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। जब ये उठेगा ऊपर, जब ये पाँव खड़ा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। और एक्सवर्जन क्या हो जाएगा, जब मिड लाइन से पीछे दूर लेके चले जाएंगे, ठीक है। मिड लाइन से दूर लेके मतलब यहां से आपने पाँव को यहां ले लिया, अंदर की, बाहर की साइड, और इसको हम बोलेंगे एक्सवर्जन। ओके, फिर आता है रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन, बेसिकली रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होती हैं हमारी मैंडिबल की और हमारी स्कैपुला की। अब होता क्या है, रिट्रैक्ट और प्रोट्रैक्ट क्या होता है, आपने श्रग्स मारे होंगे, सॉरी श्रग्स नहीं, ये आपने पुश करना है किसी चीज को आगे, इस तरह से पुश करते हो। जब आप पुश कर रहे हो, ठीक है, जब आप दीवार को ऐसे पुश करते हो, मान लो कि दीवार के सामने पुश कर रहे हो, तो पुशिंग द मूवमेंट, जो आगे पुश कर रहे हो, दैट इज नोन एज प्रोट्रैक्शन। प्रो मतलब पी मतलब पुश, प्रोट्रैक्शन का मतलब हो गया पुश करना, और रिट्रैक्ट का हो गया अपोजिट ऑफ प्रोट्रैक्शन, फिर से पीछे वाली साइड पे आना। होता क्या है, जब हम इसको प्रोट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे श्रग्स हैं वो बाहर की साइड निकल जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे आगे की साइड हो जाते हैं। और सेम कंडीशन होती है हमारे मैंडिबल की, मतलब मेरा तो आएगा नहीं, मेरा जॉ तो आगे आएगा नहीं, क्योंकि ये दांत थोड़े बड़े हैं, दांत मेरे बाहर की साइड है, फ्रंट वाले। तो आप लोगों का वो ट्राई करना है, ऐसे आप मैंडिबल को, ये जो जॉ का जबड़ा है, इसको आप आगे लेके आना ऐसे। जब ये आगे की साइड आता है, ठीक है, फॉरवर्ड वाली पोजीशन पे आता है, उसे हम प्रोट्रैक्शन कहते हैं। और जब वापस पीछे वाली नॉर्मल पोजीशन पे जाता है, ठीक है, पीछे वाली पोजीशन पे जा रहा है, दैट इज नोन एज रिट्रैक्शन। तो ये बेसिकली ये पोजीशंस हैं आपकी स्कैपुला की और मैंडिबल्स की, मूवमेंट्स ऑफ स्कैपुला एंड मैंडिबल। ये कभी कभार पूछा जाता है नेट के एग्जाम पे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे कि ये वाली जो मूवमेंट्स होती है ये कहाँ पर अक्कर होती है। सुपिनेशन प्रोनेशन कहाँ होती है, पाम में होती है, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन कहाँ होती हैं, ये पता होना चाहिए। इन्वर्जन एक्सवर्जन कहाँ होती है, ये पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास डिप्रेशन एंड एलिवेशन। ये तो मेरे को लगता है जो बच्चे जिम मारते हैं इनका तो बड़ा फेवरेट होता होगा ये रिट्रैक्शन और सॉरी डिप्रेशन और एलिवेशन, बहुत फेमस होता होगा, क्योंकि वो जो श्रग्स मारते हैं उनको बड़ा मजा आता है वेट उठाने का। श्रग्स मारते हैं, वेट उठाते हैं इस तरह से। ये भी पोजीशन जो है ना बेसिकली स्कैपुला की पोजीशन और मैंडिबल की ही मूवमेंट होती है। जब अपर साइड लिफ्ट करते हैं उसको हम कहते हैं एलिवेट करना। एलिवेशन मतलब लिफ्ट का काम करता है। लिफ्ट क्या करती है, ऊपर लेके जाती है ना, लिफ्ट में जाना है वो ऊपर, टॉप में लिफ्ट में बैठोगे, चलो ऊपर एलिवेट करोगे, एलिवेशन हो जाती है। डिप्रेशन भी होता है, डाउन भी होता है। तो पहले वो ऊपर जाती है लिफ्ट, है ना, दैट इज नोन एज एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर, श्रग्स ऐसे ऊपर, हमारा जो ये स्कैपुला है, शोल्डर जो है ऊपर जाएगा हमारा। और यही जॉ जो है, जॉ ऊपर ही है अभी, लेकिन जॉ जब मुंह खोलेंगे हम, जॉ जो हमारा नीचे की साइड पे आएगा, दैट कंडीशन इज नोन एज डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, एलिवेशन का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। ओके, और ये कौन सी होती है, ये भी हमारी स्कैपुला या फिर मैंडिबल की मूवमेंट है। फिर आता है एक्सकर्शन, 17 नंबर। एक्सकर्शन क्या होता है, एक्सकर्शन देखो ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, आगे भी हो गया, पीछे भी हो गया। अब रहता है साइड टू साइड। जो
ये साइड टू साइड मूवमेंट्स हो गई, ठीक है। शोल्डर ये बेसिकली जो है ना ये स्कैपुला में नहीं होती, ये सिर्फ मैंडिबल की पोजीशन है साइड टू साइड की। अब इसमें लेटरल स्कर्शन होता है और एक मीडियल होता है। वही अब आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट की लेटरल और मीडियल का क्या कंसेप्ट होता है। लेटरल का मतलब होता है जब हम बाहर की साइड ले जाते हैं, एक्सटर्नल की साइड। अंदर की साइड इंटरनल जब होता है उसे हम मीडियल कहते हैं। तो लेटरल एक्सटेंशन मतलब साइड टू साइड, जब हम बाहर की साइड ले रहे हैं दैट इज नोन एज लेटरल, अंदर की साइड आ रहे हैं उसे हम मीडियल कहते हैं। और ये सिर्फ मैंडिबल की ही मूवमेंट होती है। दिस इज अ मूवमेंट ऑफ मैंडिबल। और एक होता है लास्ट अपोजिशन एंड रिपोजिशन, 18th। देखिए 18 मूवमेंट्स के बारे में हाथ मिले। एक पोजीशन और ये वैसे बड़ी मूवमेंट होती है, थंब और फिंगर की मूवमेंट होती है। दिस इज नोन एज, जब थंब जो है फिंगर के साथ कांटेक्ट में आता है इसको हम कहते हैं अपोजिशन। इसे क्या कहते हैं? अपोजिशन। और इसे कहते हैं रिपोजिशन। अपोजिशन, रिपोजिशन। अपोजिशन का मतलब फिंगर की टिप और थंब की टिप मिलती है आपस में, और इसको अपोजिशन कहेंगे। फिर रिपोजिशन। अपोजिशन का मतलब जानना है कि अपोजिशन पकड़ के रखता है, ठीक है। जब इलेक्शंस मतलब होते हैं तो फिर अपोजिशन कैसे धावा बोलता है, तो दिस इज अपोजिशन, ठीक है। पकड़ के रखता है, गलतियां ढूंढता है लोग दूसरों की कि कहाँ से हमें वोट मिले, तो आपने ये याद रखना है अपोजिशन का मतलब। और रिपोजिशन का मतलब क्या हो गया? बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। अपोजिशन ऑफ मतलब अपोजिट ऑफ अपोजिशन। तो ये थंब एंड फिंगर की मूवमेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट्स इन अ साइनोवियल जॉइंट। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम मैंने बनाई है, क्लियर डायग्राम, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। दिस इज अ एबडक्शन, मतलब आपने इस बॉडी से दूर की साइड लेके जा रहे हो, ठीक है। बॉडी को दूर की साइड लेके गए, दैट इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज एबडक्शन। लेकिन जब आप वापिस इसको यहाँ से बॉडी के पास लेके जाओगे इसको कहेंगे एडक्शन। रोटेशन देखिए, रोटेशन कैसे हो रही है, घुमा रहे हैं हाथ को पूरा घुमा, दिस इज मीडियल रोटेशन। और बाहर की साइड घुमाते हैं, दिस इज नोन एज लेटरल रोटेशन। अंदर की साइड जब भी घुमाएंगे तो वो मीडियल होगा, अंदर की साइड जब भी घुमाएंगे तो वो मीडियल होगा, जब बाहर की साइड से घुमाएंगे दैट इज नोन एज लेटरल रोटेशन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप जब इस जॉइंट को इस तरह जोड़ के लाओगे दैट इज नोन एज फ्लेक्शन, और वापिस नॉर्मल लाओगे एक्सटेंशन। सुपिनेशन, प्रोनेशन, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हिप में भी होता है, मैंने बताया था हिप की फ्लेक्शन होती है, हिप की एक्सटेंशन होती है, एल्बो की होती है, शोल्डर। और अब लास्ट और इसका पॉइंट है एक की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। दीज आर दी टर्मिनोलॉजीज, दीज आर टर्मिनोलॉजीज दैट आर रिलेटेड विद द जॉइंट्स। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है। देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज को हम हाइलिन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, जो प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। फिर एक आती है फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल। फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल्स वो ये होते हैं जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड होते हैं, स्मूथ साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ। इसीलिए इन्हीं की वजह से अगर हम जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं उन्हें साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से कहते हैं। ये मैंने लिखा है, आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। फिर जॉइंट कैविटी क्या होती है? जॉइंट कैविटी का मतलब क्या होता है? एक जो कैप्सूल होता है, आर्टिकुलर कैप्सूल, जो हड्डी मतलब जो हमारा बोन है, बोन के साथ एक स्पेस होती है, ठीक है। दैट स्पेस इज नोन एज जॉइंट कैविटी। और उसी कैविटी के अंदर क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड पड़ा रहता है जो लुब्रिकेट का काम करता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। रीइंफोर्सिंग लिगामेंट्स, रीइंफोर्सिंग लिगामेंट्स होते हैं जो फिर से टेंडॉन्स, जो लिगामेंट्स को फिर से रीइंफोर्स करने में मदद करते हैं। बाकी ये ब्रूसे, बर्सा बोलते हैं इसको, बर्से, ठीक है। ये इसको मैं आपको डीप में समझाऊंगा जब हम नेक्स्ट अपने मसल्स के बारे में जाएंगे ना, तो उसमें आपको बर्से के बारे में ठीक बताऊंगा। आपने एक चीज़ याद रखना है, अर्थराइटिस क्या चीज़ होती है, एक ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब देखो, आर्थ्रोलॉजी जो होती है जॉइंट्स की स्टडी कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो अर्थराइटिस का मतलब होता है, टाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन, जब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। ये आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ओके। फिर एक आता है र्यूमेटाइड अर्थराइटिस। र्यूमेटाइड अर्थराइटिस ये बेसिकली दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसको करने की जरूरत नहीं होती, थ्रू टाइम ये हो सकता है कि एज के टाइम आ जाए, ये अपने आप आती है, एज के थ्रू आ सकती है, जेनेटिक के थ्रू आ सकती है। अब इसमें क्या होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक जॉइंट है ना, मान लो कि ये
मान लो कि ये एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसके अंदर ये फ्लूइड है, ये आपका आ गया साइनोवियल फ्लूइड, है ना। जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज र्यूमेटाइड अर्थराइटिस। उसे र्यूमेटाइड अर्थराइटिस कहा जाता है, क्योंकि जब साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाए, उसे र्यूमेटाइड। और र्यूमेटाइड अर्थराइटिस द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अगर लगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में जो और इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। देन आता है गाउट। गाउट तो हर एक ने सुना हुआ, लोग बोलते हैं कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, मैं सुबह उठती हूँ यहाँ पे पेन होती है, यहाँ पेन होती है, इधर पेन होती है, मेरे गोडों में जोड़ों में जब का पेन होती है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लो, है ना। फिर देखते हैं अगर पेन क्यों हो रही है, अगर यूरिक एसिड अकमुलेट है, यूरिक एसिड वहाँ बढ़ गया है, तो वो पेन है। बेसिकली वो चीज़ को हम बोलते हैं गाउट, दैट कंडीशन इज नोन एज गाउट। तो गाउट का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिक एसिड जो है वो कम्पोनेंट होना शुरू होता है। ये पिछले बार नेट के क्वेश्चन में भी आया था यूरिक एसिड वाला क्वेश्चन। गाउट क्या होता है और गाउट इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो और एक है लास्ट में ये हिल्टन लॉ कर लो। हिल्टन लॉ के बारे में भी पूछा जाता है। हिल्टन लॉ में है, हिल्टन लॉ क्या है, इधर नर्व, बेसिकली ये जो है ना, ये आपके नर्व्स के साथ और आपके जो मसल्स के साथ है, ये उससे रिलेट होता है। इसको पढ़ेंगे इसको आगे, लेकिन आप इसको लिख लो डेफिनेशन। एक नर्व सप्लाइंग अ जॉइंट ऑल्सो सप्लाइज द मसल मूविंग दैट जॉइंट एंड स्किन। इसको मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके के साथ हिल्टन लॉ को। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं और कौन कौन सी जो है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आपने याद रखना है। एक अर्थराइटिस को याद रखना है, र्यूमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट और हिल्टन लॉ। तो अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये आपके लिए होमवर्क भी है, करें इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलो छोड़ो होमवर्क, क्या करोगे। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस किसका पार्ट है भाई? जो गॉम्फोसिस है वो क्या है, दे आर द फाइब्रस जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स। गॉम्फोसिस यानी कि तीत, ठीक है, गॉम्फोसिस हो गए तीत। अब एक काम करिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, ये आपने होमवर्क करो और इसको पढ़ो, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे जब हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो उस पर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस कितना देख रहे हैं, कितनी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और क्या आपको कितनी बातें मेरी समझ में आ रही है। तो दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आपको करना ही करना है ये होमवर्क। आपको इसके कमेंट में मुझे कमेंट करके बताना है आपने कि आपने कितने आंसर्स किए हैं। तो देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं 13 में से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं आंसर्स। इनको छोड़ दो, आप इनको रहने दो, आप फिर भी अपनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे सारे, ठीक है। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस क्वेश्चंस को आप देखो ध्यान से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। जो हमारी वीडियो होगी वो होगी नेक्स्ट बोन्स के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय गाइस, थैंक यू। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़िए ज़रूर, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इससे ईजी और बेसिक स्टफ आपको कहीं मिलेगा। अगर हो सकता है मिले तो मैं बोलता नहीं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईजी टू द ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ा सकूँ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।